पाकिस्तान में इन दिनों सियासी उथल पुथल चरम पर है। प्रधानमंत्री इमरान खान की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया, तो वहीं अब फिर से चुनाव कराए जाने की राह में काफी अड़चनें आ रही हैं। दरअसल इमरान खान ने अगले 3 महीने में फिर से चुनाव कराए जाने की बात कही, तो अब पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इस बात से सरेंडर कर दिया है और कहा है कि ये संभव नहीं है। दरअसल पाकिस्तान में सब कुछ सही से चलता तो अगस्त 2023 में यहां आम चुनाव होते। चुनाव आयोग का कहना है कि इतने कम समय में चुनाव कराए जाना मुश्किल है। इनमें न सिर्फ संवैधानिक चुनौतियां हैं बल्कि और भी कई दिक्कतें हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि 90 दिनों में चुनाव कराने में दिक्कतें क्या हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन को चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि नए सिरे से निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना है, खास तौर से खैबर पख्तूनवा में जहां सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। यहां इलेक्टोरल रोल तैयार करना बड़ी चुनौती है। अधिकारी के मुताबिक परिसीमन एक लंबी प्रक्रिया है। 1 महीना तो सिर्फ आपत्तियों के लिए चाहिए और उसके बाद 1 महीना उन आपत्तियों को ठीक करने के लिए। उन्होंने बताया कि 3 महीने तो परिसीमन में ही लग जाएंगे। इसके बाद अधिकारी ने बताया कि चुनाव सामग्री की खरीद, बैलेट पेपर की व्यवस्था और चुनाव कर्मियों की नियुक्ति और ट्रेनिंग भी बड़ी चुनौती है। कानूनन वाटरमार्क वाले बैलेट पेपर का इस्तेमाल भी हो सकता है। इन बैलेट पेपर को बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। उन्होंने बताया कि बिडिंग में भी समय लगेगा। करीब 1 लाख पोलिंग स्टेशन के लिए 20 लाख स्टाम्प पैड की जरूरत होगी। इसके अलावा कैंची और बॉल पॉइंट भी खरीदना होगा। कानूनी अड़चनों पर अधिकारी ने डॉन को बताया कि इलेक्शन एक्ट की धारा 14 के तहत चुनाव आयोग को 4 महीने पहले चुनाव तारीखों का ऐलान करना जरूरी है। इसके अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनवा में चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। संविधान में आयोग के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी करती है। केयर टेकर पीएम को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। दोबारा चुनाव कराने के लिए अधिकारियों ने कम से कम 6 महीने का वक्त मांगा है, जिसके बाद अब इमरान खान के मंसूबों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह भी है कि अगर फिर भी 3 महीने में चुनाव कराए जाएं तो क्या होगा। अगर 3 महीने में चुनाव कराए जाते हैं तो इलेक्शन एक्ट की धारा 39 के प्रावधान के अनुसार चुनाव तारीख से 1 महीने पहले इलेक्टोरल रोल को फ्रीज करना होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक ऐसा होता है तो कई सारे वोटर्स इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा करीब 1 लाख चुनाव कर्मियों की नियुक्ति करनी होगी और उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी। 2018 के आम चुनाव के बाद 1.5 करोड़ नए वोटर्स जुड़े हैं, लिहाजा इस बार 10,000 पोलिंग स्टेशन और बढ़ाने होंगे। आजकल श्रीलंका से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो जरा सी भी खुशगवार नजर नहीं आ रही हैं। श्रीलंका में चावल 500 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत है। बिजली नहीं आ रही। लोग एक वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो चुके हैं। इतना ही नहीं, श्रीलंका के गुस्साए लोगों ने राष्ट्रपति के आवास पर भी धावा बोलने की कोशिश की, जहां उनका सामना पानी की तेज बौछारों और आंसू गैस के गोलों से हुआ। लेकिन अब लोग हिंसक हो चुके हैं। आंसू गैस के गोलों के बदले उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। भारी संख्या में लोग घायल हुए, लेकिन प्रदर्शन रुका नहीं, जारी रहा। श्रीलंका में चल रहे आर्थिक संकट के बीच लोगों ने कोलंबो में इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। Since they came into power, since 2019, it has been nothing but failed promises that they told that they will fulfill, but nothing has been given. The people are fed up. Economic crisis, no petrol. There is no security in the country, no basic human rights. So due to that, the people are fed up. And due to that, they are bringing to the streets. And this is the only option we have. This government has to go home, or else there is no hope for this country. लोगों का कहना है कि राष्ट्रपति गोटाबाया सत्ता छोड़कर जाएं और इसे किसी और को दें, जो इसे बेहतर तरीके से चला सके। अब बहुत हो चुका है।
परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, जहां लोग रोजमर्रा की जरूरी चीजों के लिए पूरा दिन सड़कों पर बिता रहे हैं। ईंधन, खाना और दवाओं की कमी और ऊपर से बिजली की लंबी कटौती और आसमान छूती कीमतें। विदेशी मुद्रा भंडार में भयंकर कमी की वजह से जरूरी चीजों के आयात के लिए भी सरकार भुगतान नहीं कर पा रही है, तो वहीं राष्ट्रपति राजपक्षे ने भी इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में गुस्सा साफ देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, हालात ऐसे हो चुके हैं कि अस्पतालों में भी बिजली नहीं है, जिसके कारण मरीजों की जरूरी सर्जरी भी नहीं हो पा रही। कागज की किल्लत के कारण परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। तेल की कमी की वजह से रेल, बस, नेटवर्क सब कुछ ठप है, जिससे देश भर की सप्लाई चेन टूट गई है। खाने पीने की चीजों की किल्लत ऐसी हो गई है कि दुकानों में लूटपाट होने लगी है। देश की इस हालत के लिए लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार को जिम्मेदार मान रही है। लोगों का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही देश की आज ये हालत हुई है। श्रीलंका की जनता इस हालत के लिए राजपक्षे परिवार को दोषी मान रही है। लोगों का कहना है कि राजपक्षे परिवार ने अपने फायदे के लिए देश को इस हालत में पहुंचा दिया है। वैसे विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार पर दबाव तो बढ़ गया है। इसी को देखते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को छोड़कर श्रीलंका में पूरी कैबिनेट ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। वहीं राष्ट्रपति राजपक्षे अब विपक्ष से गुहार करते दिख रहे हैं कि वो सरकार के साथ मिलकर देश को इस संकट से उबारे। कुल मिलाकर श्रीलंका में इस समय हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। देश आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से बिल्कुल अस्थिर हो चुका है। पड़ोसी देश श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहां की जनता आसमान छूती महंगाई और जरूरी चीजों की किल्लत से त्राही त्राही कर रही है, तो उसकी गूंज भारत तक भी पहुंच रही है। विरोधी दल वहां के हालात देख सिहर उठे हैं, तो देश की सरकार पर ये सवाल भी दाग रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता को भी महंगाई के बोझ तले क्यों दबाया जा रहा है। आखिर क्यों सरकार बढ़ती महंगाई पर लगाम नहीं लगा पा रही है। वे पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों भारत की जनता को भी महंगाई के कोड़े मार मार कर तड़पाया जा रहा है। देश में लगातार बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से विपक्ष में उबाल देखा जा रहा है। इसे लेकर संसद के बजट सत्र में भी विपक्ष की नाराजगी देखने को मिली। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर विपक्ष के नेताओं ने सदन में खूब हंगामा किया। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें देश के हालात को देखकर डर लग रहा है कि कहीं गरीब और बेरोजगार लोग सड़कों पर उतरकर उग्र ना हो जाएं और कहीं भारत में भी फ्रांस की क्रांति जैसे हालात ना पैदा हो जाएं। उन्होंने मनोज कुमार की एक फिल्म के गाने का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें बढ़ती हुई महंगाई को लेकर एक गाना याद आ रहा है कि बाकी जो कुछ बचा था महंगाई मार गई। उन्होंने कहा कि केंद्र को इस बारे में गंभीरता से विचार करना होगा। वहीं सपा सांसद राम गोपाल यादव ने भी बढ़ती हुई महंगाई को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने श्रीलंका के हालात को देखते हुए कहा कि उन्हें डर है कि कहीं भारत में भी श्रीलंका जैसे हालात ना पैदा हो जाएं। उन्होंने कहा कि देश की जनता पर भी लगातार महंगाई की मार पड़ती जा रही है, लोग इससे परेशान हो रहे हैं। देखिए, ये गवर्नमेंट बहुत बेशर्मी के साथ डीजल, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है और इनकी कीमतें बढ़ते ही जो और चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, चाहे वो खाने की हों, ये क्या नाम आपका कॉमर्शियल सिलेंडर्स के दाम एक साथ 250 और 260 रुपये बढ़ा दिया। इन सब से महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी है और वैसे ही स्थिति आम लोगों की ख़राब है ही इस देश में। और ये डकैती रोज़ डाल रहे हैं और इतनी बेशर्मी के साथ कि सब जानते हैं कि 25 रुपये बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इकट्ठा इसलिए नहीं बढ़ाते हैं कहीं ज़्यादा शोर शराबा ना हो, इसलिए 1 रुपया 80 पैसा, 50 पैसा, 40 पैसा करके बढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही गलत है, लेकिन जनता के प्रति जब रिस्पॉन्सिबल कोई गवर्नमेंट नहीं होती, ये मान के चलती है कि जो हम करेंगे उसको ही सब स्वीकार कर लेंगे, तो इस तरह के मनमाने फैसले होते हैं और होते रहेंगे। अब आप देखिए, लंका जैसी स्थिति यहाँ भी किसी दिन हो जाएगी। वेतन देने के लिए नहीं होगा इनके पास पैसा कुछ दिनों बाद हमारे सरकारी कर्मचारियों को। 2 साल का
4,27,000 करोड़ रुपया तो केवल FCI की सब्सिडी ड्यू है इन पर, जो नहीं दे पा रहे। तो FCI अब कहाँ से खरीद ले? किसानों को सब्सिडी देने, वो MSP देने के लिए जो खरीदा करते हैं, कांटे लगते हैं और बफर स्टॉक वगैरह बनाया जाता है, पैसे ही नहीं कोई इनके पास, कहाँ से खरीदे? देश में बढ़ती महंगाई से समूचा विपक्ष नाराज दिखाई दे रहा है। संसद में विपक्ष इसे लेकर सरकार से सवाल कर रहा है तो सदन के बाहर उन्होंने मीडिया के सामने भी अपनी चिंता जाहिर की। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों में ईंधन के दाम 12 बार बढ़ चुके हैं, जिसे विपक्ष बेहद चिंता का विषय मान रहा है। गौरतलब है कि पड़ोसी देश श्रीलंका में भी इन दिनों हालात बदतर दिखाई दे रहे हैं। जरूरी सामान की आपूर्ति ना हो पाने और बेतहाशा बढ़ी हुई महंगाई से नाराज लोगों का गुस्सा श्रीलंका में फूट पड़ा है। श्रीलंका में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पिछले कुछ दिनों से जारी तनाव के बीच नाराज लोग कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन करते हुए भी देखे गए। देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस अब सिर्फ 2 राज्यों छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सिमट कर रह गई है। आलम यह है कि अब तो राज्यसभा में कांग्रेस पूरी तरह से कमजोर पड़ गई, तो वहीं बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटों पर कब्जा कर लिया है। इस बीच कांग्रेस की हालत को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद भवन में आज संसदीय दल की बैठक की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं को फिर से एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही। इसके साथ ही सोनिया ने कहा कि CWC की मीटिंग भी जल्द बुलाई जाएगी। साथ ही जल्द ही चिंतन शिविर के आयोजन की बात भी कही। उन्होंने पार्टी की मजबूती पर जोर दिया और कहा कि वक्त है कि कांग्रेस के नेता आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी को मजबूत करें, क्योंकि देश के लिए कांग्रेस जरूरी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की विभाजनकारी नीति चल रही है, ये बाज नहीं आ रही, जमीन पर संघर्ष जरूरी है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाने की बात कही। जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों को लेकर उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा। सोनिया गांधी ने CPP की बैठक में कहा कि पार्टी में एकता सर्वोपरि है और मैं इसे सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाने को तैयार हूं। जो सुझाव मिले हैं उन पर काम कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का पुनरुत्थान न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि देश के लोकतंत्र और समाज के लिए आवश्यक है। उन्होंने शिविर आयोजित करने की भी बात कही। सोनिया गांधी ने कहा कि शिविर आयोजित करना बेहद जरूरी है ताकि लोग अपनी बात कह सकें और पार्टी को चलाने के लिए एक रोड मैप तैयार हो सके। उन्होंने कहा कि हमारे 4 बहुत वरिष्ठ और अनुभवी सहयोगी अभी हाल ही में राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनमें से प्रत्येक ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत योगदान दिया है। मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूं। मुझे विश्वास है कि वो सभी सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में किसी न किसी तरह से जुड़े रहेंगे और हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना जारी रखेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों से चीन बेहाल है। लाखों लोग लॉकडाउन के कारण अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। शंघाई में हालत सबसे खराब है। यहाँ तक कि चीनी प्रशासन को यहाँ पर सेना भेजनी पड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक शंघाई में PLA ने कुल 2000 मेडिकल पर्सनल्स की तैनाती की है। अलग अलग इलाकों में हजारों की संख्या में हेल्थ वर्कर्स भी तैनात किए गए हैं। ग्लोबल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई ऐसे देश हैं जहां कोरोना केसों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है, तो वहीं भारत में बीते कुछ महीनों में कोरोना का प्रकोप कम हुआ है। देश में लोगों ने राहत की सांस ली है। इतना ही नहीं, महामारी के शुरुआती दिनों के बाद देश में पहली बार सोमवार से 1000 से कम मामले दर्ज किए जा रहे हैं, तो वहीं आज भी कोरोना के मामले 1000 से नीचे बने हुए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय रोजाना कोरोना के आंकड़े शेयर करता है। उसी के मुताबिक रोजाना हम भी आपको कोरोना अपडेट देते हैं। कोरोना अपडेट में हम आपको रोजाना ये जानकारी देते हैं कि देश में कितने नए मामले दर्ज किए गए, कितनी मौतें हुई, कितनी वैक्सीन लगाई गई, कितने टेस्ट किए गए, कितने मरीज ठीक हुए और देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना का क्या हाल है। तो शुरू करते हैं आज का कोरोना अपडेट। देश में रोजाना कोविड-19 मामले 715 दिन के बाद 1000 से कम मामले सामने आना शुरू हुए हैं। आज 795 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,30,29,839 हो गई है।
पिछले 24 घंटे में 58 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा अब 5,21,416 पर पहुंच गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 1208 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अब बढ़कर 4,24,96,369 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस अब 15,000 से नीचे पहुंच गए हैं। अब एक्टिव केस 12,054 है। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर भी काफी जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 16,17,668 कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है और अब तक वैक्सीन की कुल 184,87,33,081 करोड़ डोज लोगों को लग चुकी है। देश में अब 12 साल से ऊपर उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लग रही है। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 4,66,332 टेस्ट किए गए हैं और अब तक देश में लगभग 79 करोड़ 15 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अगर राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सोमवार के आंकड़ों के मुताबिक केरल में 256 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया। नए मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते दिन 52 लोगों को संक्रमित पाया गया और किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। कर्नाटक में 38 मामले सामने आए और 1 मौत हुई। वहीं तमिलनाडु में 21 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई और किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। पुडुचेरी में सोमवार को लगातार 5वें दिन कोई भी केस सामने नहीं आया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।